अभी मैं कहूं कि भैया सारे चीजों को लेकर ना हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो मेरा टॉपिक भी था मिस्टेक्स, तो मैं मिस्टेक्स नंबर 1 की बात करूं तो मिस्टेक्स क्या है? पहला कि भैया इग्नोरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो मैंने पहले बात किया कि हम लोग लाइफ और हेल्थ का इंश्योरेंस एडुकेट नहीं रखते और इमरजेंसी फंड हम नहीं रखते। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक अपने हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, पर्सनल फाइनेंस में करते हैं। और ये जब जरूरत पड़ता है तो आप समझ जाओ कि उसमें मतलब फैमिली के लिए है, वो पता है प्रोटेक्शन किसके लिए है कि भैया अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एज इट इज मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन हम लोग लेते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 और ये कि हमको अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड वन इज मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग बहुत टाइम में इंश्योरेंस अभी हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट में मर्ज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भैया हम इन्वेस्टमेंट भी कर दिए और हमने इंश्योरेंस भी ले लिया। तो ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखिए, क्योंकि जिसमें आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाइएगा ना आपका कवरेज होगा और ना आपका रिटर्न आएगा। मैं अभी इंश्योरेंस एक दिन एक बड़ा टॉपिक है कि उस पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट आज मैं सिंपली एक मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बताया कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखना चाहिए। उसके भी कैलकुलेटर्स हैं कि आपको मैं दिखा पाता कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, और आप इंडिविजुअल प्लान में जाओगे और आप टर्म प्लान में जाओगे, व्हाट इज द डिफरेंस। तो उसको हम डिस्कस अलग करेंगे, एक अलग से एक बड़ा टॉपिक है। मिस्टेक नंबर 3, जब कहा कि इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल, हमारे पास में गोल नहीं है और बिना गोल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं 10,000 5,000 मैं गोल फिक्स नहीं किया और मैं सिंपली रैंडमली मैं इन्वेस्ट किया। दैट इज द मिस्टेक नंबर 3। इससे क्या होता है कि आपका एसेट एलोकेशन सही नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा एसेट एलोकेशन तभी होगा जब हमारा गोल फिक्स होगा। अब गोल में क्या होता है, हमारा ड्यूरेशन पता होता है, हमको कितना फंड चाहिए पता होता है, हमको कितना मतलब हमको क्या कब ये चाहिए, तो हमको वो सारे चीज के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल पता होगा तभी ये चीज हमको क्लियर हो पाएगा। हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक नंबर 3 में, हम लोग गोल के बिना रैंडमली हम लोग इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। फोर्थ, रैंडम इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा चिटफंड का केस है ना, चेजिंग रिटर्न। अभी हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न को चेज, मैंने एग्जांपल बोला कि ये रिटर्न दे दिया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने वो देखा नहीं कि उसका हिडन का मेरा रिस्क क्या है। उस केस में क्या होते हैं, कैपिटल का लॉस होता है और हम कहते हैं मेरा लॉस हो गया। अब फिर आपके बाइसेस आ जाएंगे, जो मैंने कहा था एंकरिंग बाइस। जब आपने प्लान नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट के जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया और आपने कैपिटल लूज किया, और उसके बाद आपके अंदर एक बाइसेस क्रिएट हो जाएंगे, जो बाइस आपके फर्दर फाइनेंशियल डिसीजन को इंपैक्ट कर जाएगा। तो प्रोसेस को फॉलो करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेफ्ट इज सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग एसेट क्लास। जैसे हमने वही, ये भी एक समहाउ इज रिलेटेड टू द गोल कि भैया हमारा एसेट क्लास का सिलेक्शन सही होना चाहिए। जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि हम एसेट का एलोकेशन किसी भी पब्लिक के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ये कस्टमाइज होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके गोल, उसके कितना फंड चाहिए, ऑल आर द इनपुट फॉर दिस एसेट एलोकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो भी हम लोग सही ढंग से हम लोग नहीं करते, जहां तहां पैसा हम लोग लगा देते हैं बिना समझे। हम 1,000 रुपए का अगर आपको कहूं कि आप मार्केट गए हो और आपको गर्मी के दिन में कोई जैकेट खरीद बेचेगा, तब खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि जैकेट जो है जो ठंडे में काम आएगा, मेरा आज कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं करेगा। हम 1,000 रुपए उसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ लाखों लाख रुपए हम लोग लगा देते हैं, जहां हमको ये पता नहीं है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए बोलता हूं सिंपल एक लाइन में, आप जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, आप एक क्वेश्चन पीछे में पूछो कि मेरे किस गोल को ये फुलफिल करेगा। अगर आपके पास ये आंसर नहीं है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को मत करो, क्योंकि आप ये समझो कि आप 1,000 रुपया भी मार्केट में बिना पर्पस के नहीं देते। लेकिन आप देखोगे, मैं आज मेरे कलीग्स आज चाहते हैं, मुझे दिखा रहे हैं कि वो एक्सिस, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बैंक ने गया, उसमें उसमें उसको यूलिप करा दिया मैक्स लाइफ। अभी मैं पूछा उसे भी आपने क्यों किया था ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? मुझे पता नहीं, उसने कहा तो मैंने कर दिया, और वो 17 लाख रुपीज, व्हाट इज नीड। मैं उसको पूछा 17 लाख में क्यों लगाया उसमें, आपका कौन सा पर्पस ही फुलफिल कर रहा था? तो उसके पास एक ही जवाब था कि उसने कहा तो मैंने कर दिया। मेरा ये परसेप्शन था कि इज इन बैंकिंग सेक्टर, उसको पता है। अब मैं वही कहा कि वो एडवाइजर था, कि वो प्रोडक्ट पुशर था, हमको वो समझना है। वो सिर्फ अपने कमीशन के लिए प्रोडक्ट पुश कर दिया, वो आपके रिक्वायरमेंट से उसको कोई मतलब नहीं था। उसको सिर्फ ये मतलब था कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसको कमीशन मिल जाएगा, और वो प्रोडक्ट आपके लिए है ही नहीं। उनके बीच में उस पर्सन की बात कर रहा हूं, उनके लिए वो था ही नहीं। तो वही जो कहानी है कि आप कभी भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर आपसे पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे किस गोल को ये फुलफिल करेगा, मेरे किस पर्पस को ये करेगा। अभी क्या होता है, 6 डिले इन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हम लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत टाइम है, ये है वो है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने टाइम को किल कर रहे हैं, हम कंपाउंडिंग को लूज कर रहे हैं। हम लोग का देखिए सिंपल आज कहानी समझिए, आप कितने घर में हम लोग ये फॉलो करते हैं, हमारा फाइनेंस के टर्म में क्या बोला जाता है कि आपका जो इनकम आया है, आपका जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। ये कितने घर में होता है, ये कितने घर में ये फॉलो होता है? हम इनकम आया, हम सब खर्चा कर लिए, जो बच गया उसको सेविंग किए, और सेविंग करेंगे उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, फर्स्ट इज द सेविंग ना। ये मैक्सिमम घर में ये फॉलो हो रहा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस।
आपका इनकम में पहले सेविंग माइनस कर लो और जो बच जाए उसको एक्सपेंस करो। और जब तक आप इस फॉर्मूले पे रहिएगा, अरे हम लोग तो जीवन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ दिए, इंजीनियरिंग में क्या क्या ड्राइंग बना दिए, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है फाइनेंस का। अगर हमको ये समझ में आ गया तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप ये समझ गए कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सेविंग, सेविंग से पहले प्रोटेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, पहले तो प्रोटेक्शन वो तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं। आफ्टर प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए सेविंग। सेविंग इनकम पे माइनस करिए, जो बच जाए वो एक्सपेंस कीजिए। उल्टा करिएगा हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहिए, कितना भी हम इनकम कर लें। क्योंकि आप सोचिए हम यहाँ पर हम अगर 6 डिजिट भी इनकम भी कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 6 डिजिट एक्सपेंस कर रहे हैं, तब भी आप स्ट्रेस में रहिएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल बोला अपने एक फ्रेंड का, जिसका इनकम 7 डिजिट इनकम है, लेकिन क्या किया, उनका लेविस स्टाइल, मर्सिडीज में घूम रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, घूमना है। अरे हम लोग इनकम क्यों करते हैं, लेकिन जो भी करिए विद प्लान करिए। मुझे अगर आज इनको मर्सिडीज में घूमना है तो मुझे घूमना है, तो मैं प्लान करूंगा उस हिसाब से। इसलिए नहीं कि मैं इनकम किया और मैं सब मर्सिडीज में पैसा लगा दिया, बाकी मेरा कुछ है ही नहीं। वो तो हमारा लोन, अब हम क्या करेंगे, वो भी लोन है ना। अभी हम लोन लेंगे, हमको पता नहीं कि गुड लोन बैड लोन, वो भी कहा गया। हम क्या हम करें, हम अभी हमको कुछ चाहिए कि हम कितना हम लोन ले सकते हैं, हम कितना हम अब एक्सपेंस क्या होता है, अभी मान लीजिए इनकम पूरा नहीं करेगा तो हम लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर सही ढंग से करेंगे ना, इट इज वेरी गुड थिंग। लेकिन कितने लोग क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल करते हैं, आज वो भी जा रहा है। आज की जो जनरेशन है, अभी जान रहे हैं क्या 24 लाख करोड़, सॉरी 4 लाख करोड़ हमारा क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है इंडिया में, जो आज से 5 साल पहले 1 लाख करोड़ भी नहीं था। इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है क्रेडिट कार्ड, और बिना मतलब का आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग दे आर नॉट बॉदर्ड। तो हम ये कहता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अच्छे से आप कर सकते हो, बट बेसिक फंडा इज कि भैया हमको इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस करना है। अगर ये हम मंत्र पे रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 7, जो मैंने कहा डेट मैनेजमेंट, हम लोग टोटल पूरा पुअर है। बहुत लोग प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं ईएमआई ट्रैप में। अभी आप सोचिए कि हमने प्लान नहीं किया, लेटे हमने गोल्ड प्लान नहीं किया, और मुझे कल बच्चे को या इस साल मेरे बच्चे को भेजना है, मुझे 16 लाख चाहिए, हमने क्या किया था, प्लान नहीं किया था। अब मुझे 16 लाख को देना है, हमने प्लान किया कि नहीं किया। अब बच्चा का एडमिशन कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। अब मैं 16 लाख क्या करूंगा, मेरे पास तो नहीं है, हम क्या करेंगे, लोन ले लिए, बैंक तो बैठा है लोन देने के। ओके, अभी क्या हुआ, हम लोन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, ईएमआई देंगे। हमने क्या किया, पहले हमने मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो कि मुझे कंपाउंडिंग होकर मुझे रिटर्न देता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसी पैसे के लिए आप ईएमआई दे रहे हैं। अब आप फंस गए ईएमआई ट्रैप में। उल्टा हुआ, हमको देना तो पड़ा, ऐसा नहीं नहीं देना पड़ा, हमको तो देना पड़ा, बट हमने क्या किया, हमने जो दे के हम फ्री होके 16 लाख हम दे पाते बच्चे को बिना लायबिलिटी का, हम एक मात्र अपने सर के ऊपर लायबिलिटी लिया और उसके अगेंस्ट में ईएमआई दिया। अब ये ईएमआई आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को गड़बड़ कर देगा। अभी बहुत सारे कहानी होते हैं। घर, अभी सिंपल सोचिए कि हमको एक घर लेना है, मतलब एक फाइनेंस के टर्म में कहें कि वन हाउस जो आपके लिए चाहिए, दैट इज योर, उसमें कोई फाइनेंस नहीं है, हमको लेना। आपको अपने घर के लिए जो करना करिए, बट नॉट फॉर द सेकंड घर। सेकंड घर कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, सेकंड घर लेना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं फर्स्ट घर की बात करता हूं। अभी अगर मान लेते सपोज है कि आपको 1 करोड़ रुपया आपके पास है, लेट अस सपोज यू हैव 1 करोड़ रुपीज, और आपको 1 करोड़ का घर लेना है, आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आप 1 करोड़ देके घर खरीद लो, सिंपल। आप बोलोगे सर 1 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़ घर खरीद लिए, हमें उसको लायबिलिटी नहीं है। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ये 1 करोड़ का लोन ले लिया और ये 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। आपको पता है कितना डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ 20 ईयर्स? कैन यू सम, कोई आपको किसी का आइडिया है कि इन 20 ईयर्स मैं अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, मैं वो घर में उसको दे के नहीं लिया, मैं 1 करोड़ का लोन ले लिया और 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, व्हाट इज द डिफरेंस? आप देखोगे 20 साल के बाद, अगर आप 20 साल के लोन लिए हो, 1 करोड़ रुपया अगर आप लोन लेते हो ना, तो यहाँ आपको करीब करीब 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब आप 1 करोड़ लोगे, कितना पे करोगे, 2 करोड़, राइट, आफ्टर 20 ईयर्स। तो बोलोगे सर 1 करोड़ तो एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन अब मैं आता हूं दूसरे पहलू के ऊपर कि आपने 1 करोड़ क्या किया था, इन्वेस्ट कर दिया था, और मैं इसका रिटर्न भी उतना ही मानता हूं जितना आपको हाउस लोन का रिटर्न है, उतना ही रिटर्न मैं मानता हूं। मैं मार्केट रिटर्न की नहीं बात करता, मैं सिंपल बोलता हूं भैया आपको आज के रेट में 8% पे होम लोन मिलेगा, आप 8% रिटर्न पे लगा दिए पैसा, 8% तो लगी मिल ही जाएगा ना कहीं भी। आप तो एफडी में डालोगे तभी 7.5-8% मिल जाएगा। ओके, आप अगर 1 करोड़ रुपए वहां पर डालोगे ना इन्वेस्टमेंट में, आपको ये बढ़ के कम से कम 5 करोड़ होगा। तो आप 1 करोड़ रुपए बैंक को दे देना, तभी आपको घर हो गया 20 साल के बाद, और 4 करोड़ रुपया भी हो गया। तो विच वन इज गुड, दिस इज कॉल्ड गुड लोन। अभी हमको ये समझना होगा कि डेट मैनेजमेंट में अभी बस ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। आपके मान लेते हैं 2 लोन चल रहे हैं, 2 लोन आपके पास चल रहे हैं, एक कार लोन है, एक और कोई लोन है। अभी 2 लोन का टेन्योर अलग है, दोनों का इंटरेस्ट अलग है। आपके पास बोनस से 5 लाख रुपया आया, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट कि मैं लोन 1 को चुकता कर दूं, सेकेंड मैं लोन 2 को चुकता कर दूं, अब तीसरा कि मैं लोन चुकता नहीं करूं और मैं जो फंड है इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं। अब ये आपका डिसीजन किस बेसिस पे आप लेते हो, आप एक रेंडमली डिसीजन लेते हो, और आप द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि भैया मैं कहां से मैं इस लोन को, ये जो मुझे फंड आया है मैं उसको कैसे रीपे करूं। मैं सिंपल आपको दिखाता हूं, ये हमारा कहानी एक कि अभी मान लेते हैं कि आपके पास 2 लोन है, एक 20 लाख का लोन है, 7 साल के टेन्योर के लिए आप लिए थे, हमारा 7.9% इंटरेस्ट है, और आज 48 मंथ्स का टेन्योर उसका बचा हुआ है। आप उस पे 20 लाख के लोन के ऊपर आप 31,000 आप ईएमआई पे कर रहे होगे, राइट। और
पूरा टेन्योर अगर कंप्लीट करोगे तो आपको इंटरेस्ट जो है 6 लाख रुपए देना पड़ेगा। 20 लाख रुपए लोगे, 6 लाख रुपए देना पड़ेगा। अभी दूसरा एक लोन भी आपका चल रहा है, वो 10 लाख का पर्सनल लोन है। उसका ओरिजिनल टेन्योर 5 ईयर्स का था। हमने क्या किया, 10% इंटरेस्ट पे है और 24 महीना बचा है। अभी अगर पूरा टेन्योर कंप्लीट होगा 3 लाख रुपए हमको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन आएगा आपके पास, लेट सपोज कि 5 लाख रुपए आपके पास कहीं से बोनस आया है। आपके ऑप्शन क्या मिला, पहला कि हम रीपे कर दे लोन 1 को, दूसरा ऑप्शन रीपे कर दे लोन 2 को, और तीसरा ऑप्शन कि मैं ये 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दूं। व्हाट इज द डिफरेंस? अभी आप देखोगे कि तीनों जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे के कॉलम्स में, आपको थोड़ा मैं ग्रीन कर दूं, ये जो दिख रहा है आपको, ये तीनों का आपको डिफरेंस दिख रहा है कि व्हाट इज द सेविंग इफ आई ऑप्ट ऑप्शन 1, इफ आई ऑप्ट ऑप्शन 2 और इफ आई ऑप्ट ऑप्शन 3। अभी मैं ऑप्शन 3 की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि मैं आप इस दोनों लोन को मैं रीपे नहीं करूंगा, 5 लाख रुपए कहीं मैं खर्च कर दूं। मैं बात कर रहा हूँ कि 5 लाख में इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप देखोगे कि आपका ऑप्शन 3 आपको एट्रैक्टिव दिख रहा हो। दीज आर द डिसीजन हमको हर दिन लेना होता है। बट हम लोग कोई भी एक मैथमेटिकली और एक मैं इसमें आपको मैं बहुत सारी चीजों को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बहुत सारे इसके बैकएंड में है कि आपका बाइसेस क्या है, आपके मेंटल्स क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, आपका मेंटल ये क्या है। अभी मैं तो ये आपको एक मतलब एक मैथमेटिकली दिखा रहा हूं कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए और हम कैसे ले रहे हैं लाइफ में डिसीजन। हम अभी जैसे हाउस लोन का मैं आपको कहानी बताया, वो तो फेवरेट टॉपिक है, मैक्सिमम लोग हाउस लोन लिए हूं। दीज आर द वेरिएबल ऑप्शंस, और इसी को बोलते हैं गुड लोन बैड लोन की कहां हमको। अभी आप दोस्तों, लोन अगर बुरा होता तो इंडस्ट्रीज क्या लोन लेके नहीं बैठते? आज के डेट में जाइए, कितने सारे वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज पे लोन लेके बैठे। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन लेके लाइबिलिटी लेना, लोन लेके आपको डिप्रिसिएशन एसेट में लगाना, दैट इज रॉन्ग। जैसे लोन लेके मैं कार ले, ठीक है, आप बोलोगे सर कमा क्यों रहे, हम लोग भी कार लिए। लेकिन कहने का मतलब है कि आप कभी भी लोन लेके उस एसेट में मत लगाओ जिसका डिप्रिसिएशन होता, आप उस क्लास में लगाओ जहां एप्रिसिएशन होता, दैट इज फॉर गुड लोन। और आपको जो डिसीजन होता है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, एक मैथमेटिकल एक साइंटिफिकली आपको डिसीजन होना चाहिए, ना कि रैंडमली हम ले लिया जो मुझे समझ में आया। अभी मैं कुछ मुझे कहा कि मुझे कुछ पैसा मेरा आने वाला है, मैं कुछ कहीं और कुछ लैंड बेचने रहते, मैं हाउस लोन चुका देता हूँ। मैं क्यों चुका हूँ यार हाउस लोन? मुझे 35 लाख रुपया आ रहा है, मेरा 50 लाख लोन है, मैं चुका देता हूँ। मैं उसको कैलकुलेशन दिखाया, 35 लाख दिखाओगे ना, आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा। अगर आप वही लोन को अगर रीपे कर देते हो तो आपका एमोटाइजेशन होगा। एमोटाइजेशन मींस क्या? आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है वही आपका सेविंग है, दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। वो आपको लॉस करेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो कंपाउंडिंग के साथ पैसा आपका बढ़ेगा, और आप जब डिफरेंस देखोगे ना तो बिग डिफरेंस। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हम लोग डिसीजन में कंसीडर नहीं करते, और इसके लिए हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। दैट इज माय पॉइंट। तो ये सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। अभी इग्नोरिंग टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि स्टेट प्लानिंग हम लोग समझते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों का है जिसका बहुत प्रॉपर्टी है। आप सिंपल समझिए कि स्टेट प्लानिंग क्यों चाहिए। हम मान लीजिए हम लोग आज अर्न कर रहे हैं, हमने एक सेविंग किया, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को सही ढंग से मैं उसको ट्रांसफर कर पाऊं। और सही ढंग से क्या, हम मैं मेरे मुताबिक हो कि मैं किस को कितना परसेंटेज देना चाहता हूं। और आप ये बोलोगे कि नॉमिनेशन, तो मैं फिर आता हूं कि नॉमिनेशन इज नॉट स्टेट प्लानिंग। Nomination is only is a legal right of the nominated person to hold that fund या hold that property till the legal hire is not settled legally। अभी लीगल हायर जाएगा कोर्ट में, अगर नहीं है तो कोर्ट में आगे लीगल हायर का सर्टिफिकेट बनाएगा, आगे क्लेम करेगा, नॉमिनेशन नॉमिनेट जो है उसको पब्लिक को देना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं करें स्टेट प्लानिंग? अब स्टेट प्लानिंग बहुत सारी ऐसी कहानी चीजें होती है। ट्रस्ट का नाम आप सुने होंगे। अब ट्रस्ट का काम क्या होता है, कैसे में अभी कई केसेस में होते हैं कि जिनका नेक्स्ट जनरेशन जो है कैपेबल नहीं है टू मैनेज देयर फंड। अभी हमने मान लीजिए मैंने मेहनत किया, एक एम्पायर खड़ा किया, मैंने कमाया, और मेरा नेक्स्ट जनरेशन उस कैपेबल नहीं है को हैंडल कर सके। अगर मैं अपने पूरी चीज को सेकंड जनरेशन को दे दूंगा, वो सब डुबो देगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? देयर इज अल्टरनेट मेथड कि मैं कहां चला जाऊं, मैं ट्रस्ट में चला जाऊं, मैं ट्रस्ट बना दूंगा, उसका बेनिफिशियरी बच्चे को बना दूंगा। ऑल बेनिफिट गोज टू सन, बट सन इज नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वॉल्व इन द डे टू डे बिजनेस। तो देयर मल्टीपल थिंग्स आर देयर कि कैसे स्टेट प्लानिंग होता है। करना चाहिए, एकदम मस्त करना चाहिए। हमको बिल बनाना है, हम लोग सबको इग्नोर कर देते हैं। अभी ये कहानी है कि हम स्टेज की बात मैं करूं कि हम कहां हैं आज। आप अपने से क्वेश्चन पूछिए कि आप कहां हैं। मैं 4 स्टेज आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द 4 स्टेज ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल, मैं जस्ट अपने नीड्स को कवर कर पा रहा हूं, दैट इज द सर्वाइवल स्टेज 1। सेकेंड स्टेज इज स्टेबिलिटी, हम क्या किए, हम रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन हमने ले लिया, इमरजेंसी फंड हमने रख लिया, दैट स्टेज इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। एंड थर्ड स्टेज इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, हम इन्वेस्टमेंट करने लगे एज पर द गोल, हम एसेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैं उस स्टेज में हूं जिस स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ। एंड फोर्थ स्टेज इज फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या, हम मेरा पैसिव इनकम इतना हो गया कि मुझे अब एक्टिव इनकम का रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वर्क करूंगा बाय चॉइस नॉट बाय माय मजबूरी। जो वर्ड लिखा है ना, वर्क बाय चॉइस नॉट बाय मजबूरी। और जिस दिन आप ये अचीव कर लोगे ना, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे। मुझे काम पैसे के लिए नहीं करना, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए। बट ये जो स्टेज है ना, इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, एक प्रॉपर प्लान चाहिए। और इसके आगे भी एक स्टेज है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, स्टेज 5 एविडेंसी। अब मेरे पास सफिशिएंट बहुत सारा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने आप को जज करो कि आज इस फाइनेंशियल हेल्थ स्टेज में आप किस स्टेज में अपने आप को रखते हो। क्या स्टेज 1 में हो, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। अभी आप बोलोगे कि जैसे मैंने आज अभी जो मैं जितने चीज को डिस्कस किया, और तो मैं एक ही चीज में कंक्लूड करूंगा कि ये स्टेप्स हैं।
आप सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, जो मंथ के इनकम के बाद आपको बजटिंग करना होगा, मंथ घर का एक्सपेंस को ट्रैक करना होगा। उसके बाद इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करना है, इंश्योरेंस का प्रॉपर हमको प्रोटेक्शन लेना है, गोल का सेटिंग करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचोगे। तब आप बोलोगे कि नाउ आई वर्क फॉर माई चॉइस, नॉट बाय माई मजबूरी। तो उस स्टेज में आने के लिए ये सारे स्टेज हैं। अब ये तो लास्ट स्टेज में हूं कि आज जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये आप लोग उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा आज, और हमारा प्रोडक्ट जो मैं बोलूं कि मेरा फोकस एरिया नॉट टू प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि पर्सन एक प्रोसेस को पूरा फॉलो करे और एक सही और गलत को समझ सके कि फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस में क्या सही है क्या गलत है। कोई आपको चीट ना कर सके। आज दुनिया में आप हर जगह आपको एक टिप्स देने वाले लोग मिलेंगे। आज मैक्सिमम आपको व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, आप मुझे ज्वाइन कर लो, मैं आपको टिप्स दूंगा, 20% आपका 30 ऑल आर, पता नहीं, मैं तो डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता। बट क्या सही है क्या गलत है, अगर आप कुछ मैं जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसमें से कुछ भी समझ पाए और आप मतलब अपने आप को चीट होने से बचा पाए, तो मैं सोचूंगा कि आज ये हुआ। तो मैं आज ये बोलूंगा कि भैया हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आज के बाद। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि पहले भैया अपना कैलकुलेट कीजिए कैश फ्लो को, बजटिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, ये पक्का कीजिए। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मंथ में कितना पैसा आया कितना कहाँ चला गया अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो आप वहीं से आपको रास्ता खुलेगा कि आपको पता चलेगा कि जो गोल के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था उसके लिए फंड वहीं से आपको मिल जाएगा। तो पहला आपको भैया कैलकुलेट फैमिली कैश फ्लो। दूसरा है रिव्यू और प्रोटेक्शन। आप आज के डेट में आप ये रिव्यू कीजिए कि आपका प्रोटेक्शन इज एडिक्वेट और नॉट। अब बोलोगे सर वो क्या होता है, तो वो भी मैं अगर आपको थोड़ा सा अगर आप पेशेंस है तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं कि इंश्योरेंस का प्लानिंग आप भी मान लेते हैं कि सिंपली आप कहिए कि मेरा मंथली एक्सपेंस 1 लाख का, मैं उसी केस को फॉरवर्ड कर रहा हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरा 85 ईयर्स है। तो इंश्योरेंस हम लोग क्यों लेते हैं कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके डिपेंडेंसी मींस की फैमिली हो या बच्चे हो, उनका लाइफ वो अपने लाइफ में जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा था वो करता रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर मैं कहूं कि आज मेरा 1 लाख का मंथली एक्सपेंस है और मैं अगर सोच रहा हूं कि मैं 85 ईयर जीऊंगा या मेरी वाइफ या जिसके डिपेंडेंस है वो भी 85 ईयर जिएगी, तो हमको कितने साल के लिए, अगर मैं करंट एज 30 ईयर्स है तो मेरा ईयर कितना चाहिए हमको प्रोटेक्शन के लिए, अभी 30 है और 85 हमने प्रिडिक्ट किया है अपने लाइफ को, तो 55 ईयर्स का हमको प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। अगर इन्फ्लेशन वगैरह को भी हम जोड़ दें तो हमको कितना आ रहा है कि मेरा इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट 4 करोड़ रुपया। और आप ये समझ जाओ कि करंट लायबिलिटी आपके जितने भी करंट में लोन होंगे उसमें वो क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है तो जो लोन है आपको तो लोन तो देना पड़ेगा ना, तो आपको तो जितना आपका इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है वो तो प्लस हो जाएगा। तो आपके जितने भी करंट लायबिलिटी उसमें ऐड करोगे उसके बाद आप देखोगे कि आपका एस्टिमेटेड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कितना हुआ और आज आपके पास कितना है और कितना का आप गैप कर रहे हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी ये इंश्योरेंस कहां से लेंगे, सेकंड स्टेज इंडोमेंट प्लान में, टर्म प्लान में। मैं इसकी बात आज नहीं करूंगा इंडोमेंट प्लान क्या होता है, टर्म प्लान क्या होता है, किसमें क्या बेनिफिट है, हमको कहां जाना चाहिए। बट आप रफली समझ जाओ ये टर्म प्लान में ही जाना चाहिए। ओके, तो मैं क्यों जाना चाहिए मैं उसका आंसर आज नहीं दूंगा। कभी इस टॉपिक पे इंश्योरेंस पे अगर मैं कभी डिस्कस किया तो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंश्योरेंस का कैसे हम लोग इंडोमेंट प्लान टर्म प्लान में क्या अंतर है। तो आज कम से कम आप ये करो कि आपके पास कितना प्रोटेक्शन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अभी से वो भी एक मिथ है। हम लोग सोचते हैं क्या कि हमारे पास तो कॉर्पोरेट का हेल्थ इंश्योरेंस है, मैक्सिमम लोग सोचते होंगे। मैं क्यों बोलता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं आज सिंपली बोलता हूँ कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तभी तक आपके पास है जब तक आप कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए हो। जैसे ही आप कॉर्पोरेट से अलग हो गए आपका इंश्योरेंस उस दिन खत्म हो जाएगा। आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ। आज लेट सपोज आज मैं कॉर्पोरेट से अलग हो गया, अभी मैं अगर पर्सनल इंश्योरेंस नहीं रखा, आज मैं 10 साल से मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस रखा हूँ, ऑल्दो आई एम कवर्ड इन माय कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। व्हाई? बिकॉज आप एक सोचो कि एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो ना, उसका कवरेज जो है आप 4 साल मान के चलो कि वो कवरेज क्लेम में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का वो बोलता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अभी जब भी कोई क्लेम आता है विद इन 3 ईयर्स वो क्या करता है, वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि ये जो डिजीज है इज ए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब जब आप पॉलिसी लिए थे उससे पहले ये प्रॉब्लम आपके अंदर था, इसलिए ये क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स आईआरडीए का है कि कोई भी टर्म में आपका पॉलिसी रिजेक्ट नहीं हुआ, क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब ये मान के चलो कि जब तक हम कॉर्पोरेट के साथ कवर्ड हैं हम उस टाइम में ये वेटिंग पीरियड का टाइम को कवर कर दें, और अगर मेरा कॉर्पोरेट का मेरा इंश्योरेंस किसी भी रीजन से अगर हम अनप्रोटेक्टेड हुए उसमें मेरा ये पर्सनल इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये नहीं है तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ मनी आप हो सकता पैसिव इनकम उतना कर लो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक अनवांटेड इवेंट आपके सारे इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ कर देगा, तो फिर आप प्रोटेक्टेड अगर नहीं हो तब फ्रीडम में नहीं हो। तो आपको समझना है कि आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के भरोसे नहीं रहना है, वो एडिशनल है, बट आपको पर्सनल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस भी रखना चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस रखना चाहिए। तो आप आज के सेशंस के बाद आप इसका रिव्यू जरूर कीजिए कि आपका प्रोटेक्शन एडिक्वेट है या नहीं है। तीसरा है कि आपका रिव्यू ऑफ हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, जैसे मैंने कहा कि एक बार साल में तो होना ही चाहिए। तो अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कीजिए। क्या हमने गोल को सही ढंग से डिफाइन किया है, क्या एवरी गोल के अगेंस्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्या हमारा जो पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का दैट इज राइट, एक बार रिव्यू कीजिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड, जो मैंने कहा कि इसमें तो कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं है, आपको 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। एंड लास्ट, कमिट टू लर्निंग, आपको पढ़ने के लिए
पढ़ना सब थोड़ा दूसरा चीज होता है। सीखने के लिए आपको तैयार आना चाहिए। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको एक्सपर्टाइज बनना, आपको एक्सपर्ट बनना। आपको जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया समझाने का, एक फ्रेमवर्क का, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना, प्रोसेस को फॉलो करना है। बाकी एक लेवल के बाद आपको गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते वो गाइडेंस दे रहा हूं, प्रोडक्ट पुश ना कर रहा हूं, तो वो भी आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो मेरे साइड से आज के लिए यही है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। तो आप लोगों ने अपना टाइम दिया। किसी का कुछ क्वेश्चंस हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू। आपने एक थैंक यू, आपने एक बहुत ही अच्छा सा आई ओपनर की तरह लिया है। हाँ संदीप जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी जो आपने ये बताया कि आपके पास कोई लोन चल रहा है और आपके पास कोई ये अभी बोनस आई या कोई इनकम आई या कहीं से कुछ आया, तो उसको आप प्रिंसिपल डिडक्ट ना करें, उसको इन्वेस्ट करें। तो रियली में आपका ये सुझाव अच्छा है। और अगर किसी को बहुत इमरजेंसी नहीं है तो मेरे को लगता है कि मैं ये गलती कर चुका हूँ। और ये पहले से अगर आपसे मैं एसोसिएटेड रहता इस मामले में, तो ये हो सकता है कि मैं ये गलत नहीं करता। नहीं, यही मैं बोला कि एक्चुअली हम लोग को कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना एक लॉजिकली वे में सोचना चाहिए। मे बी मे नॉट भी हो सकता है कि मेरा रीपेमेंट का डिसीजन सही है नहीं है, ये बेस्ड अपॉन द कंडीशन। तो ये सही है कि हमको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे दिमाग में, तो हम लोग को एक लॉजिकल वे में सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, वेदर इट इज गोइंग टू बी रीपे और गोइंग टू इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजों को हम लोग एक कंप्रेहेंसिव देख के वो डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन? सभी का कोई क्वेश्चन नहीं होने का दो ही मीनिंग है कि या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ नहीं आया। समझ में इतना ही आया है कि इन्वेस्टमेंट के पहले एक एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद ही इन्वेस्ट करें। यस, एक्चुअली वो तो एडवाइजर देखिएगा मेरे फ्लो चार्ट में है, सबसे लास्ट था, राइट? मैं जो आपको चार्ट दिखाया उसमें इन्वेस्टर एडवाइजर इन सब जो लास्ट पार्ट, फर्स्ट जो आपको 3 स्टेज है उस पे हम लोग को फोकस करना है कि प्रोसेस को पहले समझिए, उसके बाद हमको जो रिक्वायर्ड है तो हम लोग इन्वेस्टर के पास भी मैंने इसके पास हमको जाना चाहिए। जैसे ये मेरा स्लाइड था। अब जैसे मैंने दिखाया था कि हमारा टेक एक्सपर्ट एडवाइस व्हेन नीडेड इज द लास्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट जो मैं आपको फर्स्ट जो 5 बताया हूँ इस पे आपको फोकस करना चाहिए सभी लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कीजिए, जहां भी अपॉर्चुनिटी आए जब भी आए उसको कैच कीजिए, सीखिए, तो आप डिसीजन लेने में आपको सहूलियत हो सकता है। Good evening. Very well explained, Mr. Alok ji. So it was nice learning. Great. Thank you. बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता था जो आज पता चला है ना? It's a great experience with you. Yeah. एक कोशिश यही रहता है कि हम लोग कुछ अनटच पार्ट को कवर करें, क्योंकि मैं भी उसी फेज से आप लोगों के साथ ही आप ही लोगों के बीच से हूँ, तो मुझे ही पता है कि हम लोग कितने एक्चुअली मैं 2007 से इस फील्ड में हूँ, तो मैं भी एक एक स्टेप करके सीखा हूँ। आज मेरा 20 साल अराउंड 19 ईयर्स आई एम स्पेंट इन दिस फील्ड, तो मैं भी एक एक स्टेप समझा हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है और हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरा जब भी कुछ स्लाइड बनाता हूँ या जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, तो मैं अपने आप को आप लोगों के बीच में समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, आप कहाँ डिसीजन गलत कर रहे हो। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं उस पॉइंट पे हिट करूँ। ग्रेट। मैं आपके नेक्स्ट मीटिंग का वेट करूंगा। इट वाज वेरी नाइस। और बहुत सारे बेसिक्स जहाँ पे लोग जानते नहीं, लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं, बट लोग एक्चुअल में जानते नहीं हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। और आपने वही पॉइंट डिस्कस किया, तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी लग रहा था कि मैं तो जानता हूँ, बट आपने जो ब्रीफ किया दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है ना? थैंक यू आलोक जी। थैंक यू।